दरवाजा खोलो। अरे, ये तो मेरी पत्नी की आवाज है, पर वो तो मायके गई हुई थी। इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? आता हूं, 1 मिनट। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? और आना ही था तो मुझे बुला लेती, मैं लेने आ जाता। तुम्हें पता है ना रात में कितना खतरा होता है। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बहुत पहले की बात है। बंगाल के एक गांव में निशी डाक नाम की एक चुड़ैल ने अपना कहर ढहा रखा था। वो चुड़ैल रात में आती थी और लोगों के दरवाजे पर दस्तक के साथ उनके किसी जानने वाले की आवाज में पुकारती थी। अगर कोई पहली या दूसरी आवाज में दरवाजा खोल देता था तो वो उसे मार देती थी। हे भगवान, ये क्या मजबूरी है कि मैं यहाँ अकेली और मेरा बच्चा वहाँ शहर में मजदूरी कर रहा है। मैं वहाँ होती तो उसे गरम गरम रोटियां बनाकर खिलाती, पर उसने मुझे यहाँ रख छोड़ा है। अब जाने कब आएगा। आंखें तरस गई है उसको देखने को। विमला का बेटा तन्मय शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। विमला के दिन अपने बेटे के इंतजार में ही कट रहे थे। ऐसे ही एक रात जब वो बैठी खाना बना रही थी, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और आवाज आई, माँ मैं आ गया, दरवाजा खोलो। ये सुनकर विमला खुशी से फूली ना समाई और दरवाजे की तरफ भागी। वो अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी उसे ध्यान आया कि ये निशी डाक भी तो हो सकती है। उसका बेटा भला इतनी रात में क्यों आएगा? ये पक्का निशी डाक है, क्योंकि तन्मय इतनी रात में नहीं आ सकता। माँ जल्दी दरवाजा खोलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अपने बेटे की आवाज सुनकर विमला का दिल पसीज रहा था, पर उसने तीसरी आवाज का इंतजार किया। पर इस बार आवाज तन्मय के बोलने की नहीं, उसकी चीख की आई। उसकी चीख सुनकर विमला से रहा नहीं गया और उसने दरवाजा खोल दिया। उसे अपनी आंखों के सामने जो नजारा दिखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि निशी डाक तन्मय की गर्दन से उसका खून पी रही थी और उसका खून पीकर वो वहां से एक पल में गायब हो गई। तन्मय! जब विमला की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके आसपास भीड़ लगी हुई है और उसके बगल में तन्मय की लाश पड़ी है। हे भगवान, पहली बार आवाज पर दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में रही तो मेरा बेटा चला गया। मैं इस निशी डाक को छोड़ूंगी नहीं। शांत हो जाओ अम्मा। तन्मय! तन्मय का अंतिम संस्कार किया जाता है और विमला उसकी चिता की अग्नि को साक्षी मानकर यह कसम खाती है कि वो निशी डाक को खत्म करके रहेगी। उसी दौरान वहां एक दिन एक साधु आते हैं और लोगों से रुकने की जगह मांगते हैं। तब विमला उन्हें अपने घर में आश्रय देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। एक साधु की मदद करना तो हर मनुष्य का धर्म है, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे गांव में एक निशी डाक नाम की चुड़ैल है, जो रात में आती है और हमारे जानने वालों की आवाज में हमें बुलाती है। अच्छा है आपने मुझे बता दिया, क्योंकि मेरा एक चेला रात में आने वाला है। अब वो लोग खाना खाते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और आवाज आती है, गुरुजी मैं आ गया, दरवाजा खोलिए। अभी दरवाजा मत खोलिएगा, वो 3 बार आवाज देगा, उसके बाद खोलिएगा। ये मेरा चेला नहीं है, ये निशी डाक ही है। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने चेले वाली बात झूठ बोली थी। मेरा कोई चेला नहीं आने वाला है। ओह, इसका मतलब ये निशी डाक ही है।
मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर विमला दरवाजा खोलने के लिए बढ़ती है, पर साधु उसे पकड़ लेता है और समझाता है कि वो उन्हें नहीं हरा पाएगी, उल्टा उसका शिकार बन जाएगी। निशी डाक 2 बार आवाज देकर आगे चली जाती है। अगली सुबह एक अजीब बात सुनने में आती है कि निशी डाक किसी औरत के घर पहुंची थी। उसने पहली आवाज में दरवाजा भी खोला, पर वो उसे मारे बिना ही चली गई। ऐसा कैसे हुआ? आप बच कैसे गई? वो दरअसल हुआ ये था कि मुझे लगता है वो मेरे हाथ में थमे आईने से डर गई। इसका मतलब है हमें निशी डाक की एक कमजोरी मिल गई है। इसी कमजोरी का इस्तेमाल करके हम उसे मारेंगे। उस दिन वो सब लोग अपने अपने घरों के दरवाजे पर एक आईना लगा देते हैं ताकि वो निशी डाक से बच सके। अब जब रात होती है तो निशी डाक फिर से आती है। वो एक घर के पास पहुंचती है और वहां आईना देखकर आगे बढ़ जाती है। ऐसा ही जब हर घर पर होता है तो निशी डाक को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत तेज चीखती है। उसकी चीख से लोगों के घरों के दरवाजों पर लगे शीशे टूट जाते हैं। तब विमला एक शीशा उठाती है और घर से बाहर जाने लगती है। अरे आप कहां जा रही हैं? आज ये निशी डाक की आखिरी रात है, मैं उसे खत्म करके रहूंगी। विमला शीशा हाथ में लिए घर से बाहर निकल जाती है। उसी के पीछे साधु भी गंगा जल और शीशा लेकर घर से बाहर निकलता है। निशी डाक उन दोनों को देखकर उनकी तरफ बढ़ती है, पर फिर शीशा देखकर रुक जाती है और पीछे हटने लगती है। तभी विमला आवाज लगाती है, आप सब लोग शीशा लेकर बाहर आ जाइए, आज इस निशी डाक को खत्म करना है। विमला के ये कहते ही सब लोग आईने हाथ में लेकर बाहर आने लगते हैं और चारों तरफ से निशी डाक को घेर लेते हैं। निशी डाक अपना रूप बदलना शुरू करती है। कभी वो तन्मय बन जाती है तो कभी साधु, कभी विमला बन जाती है तो कभी सामने खड़ा आदमी। ये सब करके वो भागने की कोशिश करती है पर भाग नहीं पाती। तभी एक आदमी लड़खड़ा कर गिर पड़ता है और निशी डाक को भागने का रास्ता मिल जाता है। निशी डाक वहां से निकलती है और रूप बदल लेती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोगों के शीशे भी गिरकर टूट जाते हैं। विमला और साधु चारों तरफ नजर घुमाते हैं, पर निशी डाक तो रूप बदल चुकी थी। वो भला अब कहां मिलने वाली थी कि निशी डाक अब किसी पर भी हमला कर सकती है। तभी साधु अपना पुराना पैतरा इस्तेमाल करता है। अरे मेरा चेला कहां गया? मेरा चेला कहां गया? वो 16 साल का पतला सा लड़का था, किसी ने देखा? साधु के ये कहते ही आवाज आई, मैं यहां हूं गुरुदेव। साधु ने सामने देखा तो एक 16 साल का पतला सा लड़का चलता हुआ आ रहा था। वो समझ गए कि यही निशी डाक है। उसने विमला को इशारा किया। विमला को भी पता था कि निशी डाक साधु का शिकार करने आ रही है, क्योंकि पिछली रात उससे कुछ हासिल नहीं हुआ था। लोग डरे सहमे इधर उधर देख रहे थे और निशी डाक साधु की तरफ बढ़ रही थी। वो साधु के पास पहुंची और उसने साधु को गले लगा लिया, पर इससे पहले कि वो साधु के गले में काट पाती, साधु ने रुद्राक्ष की माला उसके गले में डाल दी, जिससे वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और अपने असली रूप में आ गई। उसे पूरी तरह से काबू में करने के लिए साधु ने उस पर गंगा जल भी छिड़क दिया। तभी विमला गई और एक बड़ा सा चाकू लेकर आई और उस चाकू से उसने निशी डाक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मिष्टी सफेद रंग की साड़ी में एक घने जंगल में तंत्र साधना कर रही थी। तभी उसके सामने एक काला साया आ गया, एक डरावना सा काला साया जिसके नाखून खून से सने हुए थे। क्यों बुलाया है मुझे?
मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हें वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। मैं तुम्हारे बुलाने से यहाँ आया जरूर था, लेकिन जिस काम के लिए तुमने मुझे बुलाया है वो काम किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बलि लेकर ही जाऊंगा। ये सुनकर मिष्टी घबरा गई। मिष्टी एक अनाथ लड़की थी। 10 साल की थी जब उसके माता पिता गुजर गए थे। मिष्टी अपने माँ पिता को बहुत याद करती थी। उसने हर एक भगवान के पास जाकर अपने माँ पिता को फिर से पाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन एक बार जो गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। मिष्टी मंदिर के पास रहती। जो कोई मंदिर आता और उसे खाने के लिए कुछ देता, मिष्टी उसी से अपना गुजारा कर लेती। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। मिष्टी गांव वालों के छोटे मोटे काम करती और उनसे मिलने वाले पैसे से अपना गुजारा करती। एक दिन मिष्टी जंगल में घूम रही थी। तभी उसे एक तांत्रिक मिला जो अपनी साधना में लीन था। मिष्टी के आने की आहट उसे सुनाई दी और उसने अपनी आंखें खोली। किसे ढूंढ रही हो तुम इतने सालों से? क्या वो मिला तुम्हें? मैं तो बस अपने माँ बाबा को ढूंढती हूँ। भगवान इतना भी पत्थर दिल नहीं कि मेरी बात उस तक ना पहुँचे। तू जिंदगी भर भी उस भगवान की पूजा करेगी, तब भी वो भगवान तुझे तेरे माता पिता को वापस नहीं दिला सकता। लेकिन मैं तुझे वो खुशी दिला सकता हूँ जिसे तू बचपन से ढूंढ रही है। क्या आप मुझे मेरे माँ बाबा से मिलवा सकते हैं? मैं तुझे तेरे माता पिता का प्यार कैसे पाना है ये बता सकता हूँ। मिष्टी तांत्रिक के साथ चली गई। तांत्रिक ने मिष्टी को काली विद्या का पूरा ज्ञान दिया। अब मिष्टी पूरी तरह बदल गई थी। अब वो भगवान की जगह शैतान को पूजने लगी थी। धीरे धीरे वो पूरी तरह काली शक्तियों के अधीन हो गई थी। एक दिन ऐसे ही अमन बाबू जंगल में शिकार के लिए निकले थे। तब उनकी नजर मिष्टी पर पड़ी। मिष्टी को देखते ही अमन बाबू को उनसे प्रेम हो गया। उसने मिष्टी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मिष्टी ने भी हाँ कर दी। जल्द ही उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद मिष्टी को पता चला कि उसकी एक जेठानी भी है जिसका नाम बबीता है और उसके सास का नाम लीला है। बबीता और लीला दोनों ही मिष्टी के आने से खुश थे। मिष्टी की सास दोनों के साथ ही बहुत प्यार से रहती, लेकिन मिष्टी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मिष्टी को लगता था कि उसकी सास के रूप में उसे अपनी माँ मिल गई है और अब वो अपनी माँ का प्यार किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो घर वालों का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। उसने पहले अपने काले जादू से अमन बाबू के चाय में एक दवाई मिलाई, जिससे अमन बाबू के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर के पास जाकर भी अमन की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर मिष्टी ने अपने काले जादू से अमन को दवाई दी, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गया। मिष्टी, तुम्हें आयुर्वेद का ज्ञान कैसे है? मैं बचपन से जंगल में रहती आई हूँ, इसीलिए मुझे पेड़ पौधों की जानकारी है। मिष्टी के इस बात से सभी बहुत खुश थे। सबने मिष्टी की बहुत तारीफ भी की। मिष्टी को लगा कि अब सब सिर्फ उससे ही प्यार करेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से सब पहले जैसा हो गया। सब बबीता और मिष्टी को एक जैसा प्यार करने लगे। ये बात मिष्टी को और ज्यादा गुस्सा दिलाने लगी। मिष्टी ने फिर एक चाल चली। एक दिन जब लीला सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तब कोने में खड़ी मिष्टी ने अपने काले जादू की मदद से लीला को नीचे गिरा दिया। हाय, मैं मर गई। कोई है क्या वहाँ पर? बबीता बहू, अमन बेटा, अरे कोई तो आओ। मिष्टी बहू, मिष्टी बहू। मिष्टी दौड़ कर आई और लीला की मदद करने का नाटक करने लगी। अरे माँ जी, आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? मिष्टी लीला को कमरे में लेकर चली गई। अमन और बबीता भी वहां आ गए। अमन ने बबीता से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी माँ के लिए भी कोई दवाई बना दे।
मिस्टी ने नीचे जाकर अकेले में काला जादू किया और एक दवाई बनाकर लीला को लगाई। लीला को आराम मिलने लगा। सभी ने मिस्टी की बहुत तारीफ की, लेकिन इस बार बबीता को मिस्टी पर शक हुआ। घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मिष्टी के पास उसका इलाज कैसे होता है? ये कैसे हो सकता है? बबीता ने मिष्टी पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मिष्टी को अब बबीता का घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो किसी भी तरह बबीता को अपने से दूर करना चाहती थी। एक दिन उसने मिष्टी को अमावस्या को घर से बाहर निकलते देखा। बबीता ने उसका पीछा किया और उसने जो देखा उसे देखकर बबीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिष्टी एक काले रंग के घेरे में बैठी थी और आसपास मरे हुए इंसानों की हड्डियां थीं। चारों ओर नींबू और कुमकुम था। उसके एक हाथ में इंसान की खोपड़ी थी जिस पर वो काला जादू कर रही थी और मंत्र पढ़ रही थी। बबीता बहुत डर गई। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मिष्टी को उसकी भनक लग गई। लेकिन उसने बबीता को रोकने की कोशिश नहीं की। मैं अभी सारे घर वालों को सब कुछ सच सच बताऊंगी। लेकिन मिष्टी पीछे से सिर्फ मुस्कुरा रही थी। बबीता अपने घर पहुंची और उसने अमन बाबू और सास को आवाज लगाई। दोनों ही बबीता के पास आए, लेकिन जैसे ही बबीता ने बात करनी चाही, उसकी आवाज ही बंद हो गई। वो चाह कर भी बोल नहीं पा रही थी। सब बहुत घबरा गए कि आखिर बबीता को हुआ क्या है। तभी वहां मिष्टी आ गई। उसने बबीता के बीमार होने का बहाना बताया और बबीता को अपने साथ ऊपर के कमरे में लेकर चली गई। देखिए बबीता दीदी, आपने वो देख लिया जो आपको नहीं देखना चाहिए था। अब आप उसकी सजा भुगतेंगी। धीरे धीरे बबीता की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। एक दिन जब बबीता वॉशरूम गई तो उसने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से काला हो गया है और उसके पीछे एक डरावना काला साया खड़ा है। ये देख बबीता वहीं पर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को बिस्तर पर पाया। सब उसके सामने खड़े थे। मिष्टी को देख वो घबरा गई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। बबीता दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। रात के वक्त जब बबीता अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने देखा कि किसी का साया उसके दरवाजे के आगे से गुजरा। बबीता ने उसका पीछा किया। पीछा करते करते वो घर के बाहर आई, जहां उसने देखा कि एक गड्ढा बना हुआ है। उसने उस गड्ढे में झांक कर देखा तो किसी ने उसे धक्का देकर गड्ढे में गिरा दिया। बबीता अपने आप को संभालती हुई खड़ी हुई और उसने ऊपर देखा तो उसने अपने आप को ही ऊपर पाया। तभी बबीता की नींद खुल गई। वो जोर जोर से सांस लेने लगी। बबीता को अब ये सब सहन नहीं हो रहा था। उसे अब भगवान के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। बबीता ने बिना किसी को बताए अपने घर में काली माता की महापूजा की तैयारी करवाई। काली माता की मूर्ति को अपने सामने देख मिष्टी डर गई। उसने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया। जैसे जैसे माँ काली की पूजा होती गई, वैसे वैसे मिष्टी की काली जादुई शक्तियों का प्रभाव कम होता गया। आखिर में मिष्टी ये सब सहन नहीं कर पाई और वो जोर जोर से चीखने लगी। सब ऊपर के कमरे में गए। मिष्टी के आसपास नींबू, मिर्च, कुमकुम, चावल, काले रंग की गुड़िया, ऐसी सारी चीजें बिखरी हुई थीं। अब सबको पता चल गया था कि मिष्टी काला जादू करती है। सबकी नजरों में खुद के लिए नफरत देख मिष्टी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सबसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए। सब कुछ पाने की चाह में मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ऐसा कहकर मिष्टी जंगल की ओर भागने लगी। रात के वक्त उसने उस काले साये को बुलाया। काला साया उसके सामने आया। मुझे मेरी बलि चाहिए। तभी मिष्टी ने अपने हाथ की नस काटी और उस हवन कुंड में अपने खून की बलि दे दी। उस काले साये का शरीर आग की लपटों में घिरने लगा। पूरे जंगल में उसकी चीख की आवाज गूंजने लगी
और कुछ ही पल में सब शांत हो गया। बबीता भी अब ठीक हो गई थी। बबीता अमन बाबू और लीला को जंगल में लेकर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब अपने घर वापस चले गए। अगली अमावस्या मिष्टी एक हैवान में बदल गई और वो काला साया उसके साथ था। कुछ समय पहले की बात है। चंद्रनगर नाम का एक गांव था जहां मनोज अपनी पत्नी मीना के साथ रहा करता था। उनका बेटा हितेंद्र शहर में पढ़ाई कर रहा था, पर छुट्टियों में वो अपने दोस्त राजू के साथ गांव चला गया। मम्मी पापा कैसे हो आप? मम्मी पापा? शहर जाकर ज्यादा अंग्रेजी आ गई है क्या? माँ और पिताजी नहीं बोला जा रहा है? माँ और पिताजी नमस्ते, इससे मिलिए, ये मेरा दोस्त रवि है, इसे अपना गांव दिखाने लाया हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो, तुम लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं माँ, चाय वाय बाद में पियेंगे, पहले मैं और रवि गांव दर्शन करेंगे। अरे नाश्ता तो कर लो। नहीं नहीं नहीं, मेरी बाइक कहाँ है? हितेंद्र ने अपनी बाइक निकालकर साफ की और जाने के लिए तैयार हो गया। तभी मनोज ने उसे अपने पास बुलाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो बोला, पूरा गांव घूमना, सब देखना, लेकिन गलती से भी पूर्वी जंगल की तरफ मत जाना। क्यों अंकल? क्योंकि वहां वो रहती है। कौन? शैतानी बुढ़िया। शैतानी बुढ़िया? वो शैतानी करती है क्या? बेटा उसका मजाक मत बना, वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उधर नहीं जाऊंगा। हितेंद्र बाइक स्टार्ट करता है और दोनों गांव देखने निकल पड़ते हैं। यार ये गांव तो बड़ा ही प्यारा है, कितना शांत और साफ सुथरा है। हाँ, यही तो मैं तुझे दिखाने लाया था। शहर की भाग दौड़ से दूर ये गांव मेरे दिल के करीब है, और लोग भी बड़े सीधे साधे लगते हैं। हाँ सो तो है, तभी तो शैतानी बुढ़िया जैसी चीजों को मानते हैं। तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखता है और पास आता है। बेटा, तुम गांव घूम रहे हो, बस एक बात का ध्यान रखना, उधर उस जंगल की तरफ मत जाना। अंकल ऐसा क्या है वहाँ? वहाँ शैतानी बुढ़िया का साया है, वहाँ जो भी गया वो लौट कर नहीं आया। कहीं वहाँ कोई पार्टी तो नहीं चल रही है कि जो गया मस्त होकर वहीं रह गया? क्या बोल रहे हो बेटा? अरे ये मजाक कर रहा है, हम लोग उधर नहीं जाएंगे। चल हितेंद्र। हितेंद्र फिर बाइक चलाना शुरू करता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। तूने सच कहा था यार, ये गांव वाले सच में बहुत अंधविश्वासी हैं। हाँ भाई, और उस बुढ़िया की तो बात ही मत कर, कितनी फिल्मी कहानी बना रखी है सबने। मुझे तो लगता है कि हमें उस जंगल को देखना चाहिए। बिल्कुल, बचपन से मैं सुनता आया हूँ, लेकिन कभी जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब तो हम जाएंगे। सबकी चेतावनियों को ताक पर रखकर हितेंद्र और रवि उस जंगल की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाने लगे, रास्ता घना और सुनसान होता चला गया। तेज हवा चल रही थी, सारे पेड़ हिल रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो हवा उन्हें नहीं लग रही थी। यार इस जंगल में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा लग रहा है। जंगल में सन्नाटा नहीं तो क्या तुझे बारात मिलेगी? नहीं, मेरा मतलब इस जंगल में कुछ निगेटिव सा फील हो रहा है। हितेंद्र तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था और तभी अचानक सामने एक नहर आ जाती है। ओए सामने देख, नहर! अरे ये अचानक से नहर कहां से आ गई? अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं था। हितेंद्र बाइक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है और दोनों नहर में गिर जाते हैं। यार बचा मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे निकाल इस नहर से, मैं मर जाऊंगा। अरे बस 1 मिनट रुक, मैं बाहर आ जाऊं, अभी तुझे भी निकालता हूं। तू साइड में आने की कोशिश कर। अरे मुझे बाहर निकाल, मैं सच में मर जाऊंगा, जल्दी कर। ला रवि, अपना हाथ मुझे दे, जल्दी। रवि हितेंद्र का हाथ पकड़ता है, लेकिन अचानक वो वापस पानी में डूबने लगता है और हाथ छूट जाता है। हितेंद्र उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रवि का हाथ बार बार छूट रहा था।
रवि को ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींच रहा है। हितेंद्र, कोई मेरा पैर पकड़कर मुझे नीचे खींच रहा है। अरे कुछ नहीं है, तुझे बस डर लग रहा है। अचानक एक ही झटके में रवि का शरीर पानी के अंदर चला जाता है, जैसे किसी ने उसे अंदर खींच लिया हो। हितेंद्र घबरा जाता है, पर अगले ही पल रवि दोबारा हांफता हुआ ऊपर आ जाता है और इस बार हितेंद्र उसे बाहर खींच लेता है। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, पर यार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा था। हाँ, वो पानी में ऐसा ही लगता है। दोनों चैन की सांस लेते हैं, पर तभी हितेंद्र की नजर उसकी बाइक पर पड़ती है, जो नहर में डूब रही होती है। अरे मेरी बाइक, मुझे इसे बचाना होगा। वो तुरंत नहर के किनारे जाता है और बाइक को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक धीरे धीरे पानी में समा जाती है। छोड़ दे यार, बाइक गई। अब हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। हाँ चल, निकलते हैं यहाँ से। दोनों दौड़ने लगते हैं, तभी उन्हें अचानक से एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो क्या था? पता नहीं, तू बस जल्दी चल, हमें घर वापस पहुंचना है। दोनों जंगल के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ एक जैसे पेड़ और एक जैसे रास्ते दिखाई दे रहे थे। हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? ये कैसी जगह है? कहीं वो सब सच तो नहीं कह रहे थे कि यहाँ शैतानी बुढ़िया रहती है? तभी वहां की तेज हवाएं अजीबोगरीब आवाजें करने लगती है और हर कदम पर दोनों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हितेंद्र, मुझे लग रहा है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। प्लीज ऐसी बातें मत कर, मुझे पहले से ही डर लग रहा है। हितेंद्र और रवि घबराकर चारों तरफ देखने लगते हैं। पेड़ और रास्ते सभी एक जैसे दिखाई दे रहे थे। हितेंद्र थक हार कर अपने पिता मनोज को फोन करता है। पिताजी, मैं और रवि हम लोग जंगल में फंस गए हैं। जंगल से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा और बाइक भी नहर में गिर गई है। मैंने तुझे मना किया था कि उस जंगल में मत जाना, पर तू है कि मानता नहीं। और किस नहर की बात कर रहा है तू? इस गांव के आसपास या उस जंगल में दूर दूर तक कोई नहर नहीं है। क्या? अरे पिताजी, बाइक सच में नहर में गिर गई है और रवि भी डूबते डूबते बचा है। ये सब उस बुढ़िया की माया होगी। तू रुक, हम तुम दोनों को लेने आ रहे हैं, बस तू उस बुढ़िया से बचकर रहना। फोन कट जाता है। हितेंद्र और रवि को समझ में नहीं आता कि उन्होंने जो देखा क्या वो झूठ था या फिर सच। वो चारों ओर देखने लगते हैं और तभी पास में एक पेड़ के पास कुछ हलचल होती है। हितेंद्र, वो देख, कुछ हिल रहा है। ये तो सांप है। अगर ये बुढ़िया वाली बात सच है तो इस सांप से बचकर रहना होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि ये काली शक्तियां सांप के रूप में आती हैं। वो बड़ा सा सांप पेड़ों के पीछे से निकल रहा था और उसे देखकर उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। तभी वो सांप एक पेड़ के पीछे जाता है और वहां से एक खूबसूरत लड़की सामने आती है। इच्छाधारी नागिन? ये इच्छाधारी नागिन है हितेंद्र। सांप सच में दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन उन दोनों को यकीन नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़की जंगल में कैसे आ सकती है। अरे मैं कोई नागिन नहीं हूँ, यकीन करो, मैं भी तुम लोगों की तरह यहाँ फंसी हुई हूँ। ये जंगल बहुत अजीब है, कोई रास्ता ही नहीं मिलता बाहर जाने का। तुम यहाँ कैसे फंसी? मैं भी जंगल देखने आई थी और अब रास्ता नहीं मिल रहा। तुम लोगों ने भी देखा होगा, हर तरफ वही पेड़ और वही रास्ते, बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। उन दोनों को पूरा यकीन तो नहीं था, पर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब वो तीनों मिलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर जितना ही वो कोशिश करते हैं उतना ही वो गहरे जंगल में फंसते जाते हैं। ये क्या हो रहा है? हम बार बार उसी जगह पर क्यों वापस आ जा रहे हैं? यार, तू मुझे कहाँ लेकर आ गया? मैंने तुझे मना किया था। झूठे कहीं के, अब फंस गए तो कह रहा है कि मैंने मना किया था। पहले तो बड़ा एक्साइटेड था यहाँ आने के लिए। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी धुंध फैलने लगती है। सामने से मनोज आता दिखाई देता है। वो लोग चैन की सांस लेते हैं। आप आ गए?
हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आ गए, चलो। थैंक गॉड अंकल, आप आ गए। ये मेरे पापा नहीं हो सकते। उन्हें तो पापा कहलवाना पसंद ही नहीं है। ये जरूर उस बुढ़िया की माया है, उस नहर की तरह। उसके इतना कहते ही मनोज एक काले साए में बदल गया और गायब हो गया। हे भगवान, यहाँ क्या सच है और क्या झूठ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लगता है हमारी मौत यहाँ लिखी हुई है। वो तीनों जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते, हर तरफ वही पेड़ और वही रास्ते दिखाई देते। हर कदम के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। हितेंद्र की हथेलियां पसीने से भीग गई और तभी रवि चिल्लाया, मैं अब और नहीं झेल सकता। ये लड़की ही सब कुछ कर रही है। ये वही बुढ़िया है। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों ऐसा करूंगी? झूठ बोल रही है, ये वही शैतानी बुढ़िया है। बस करो तुम दोनों, झगड़ने से कुछ नहीं होगा। तुझे याद है रवि, हम बचपन में ऐसे ही एक पार्क में खो गए थे, तो वहां से भी तो निकल गए थे ना? हाँ मुझे याद है, पर वो बात अलग थी यार। ये मायावी जंगल है। ये सुनकर हितेंद्र की आंखें बड़ी हो गई। वो चिल्लाया, ये तू नहीं हो सकता रवि। तू कौन है? सच बता। क्योंकि रवि मेरा बचपन का दोस्त है ही नहीं, वो तो मुझे कॉलेज में मिला था। तो तू आखिर समझ ही गया। रवि की आंखों में अचानक से एक खतरनाक लाल चमक उभरी और उसका चेहरा डरावना हो गया। वो खतरनाक शैतानी बुढ़िया में बदल गया। तुम्हारा दोस्त तो उसी समय मेरी मायावी नहर में डूबकर मर गया था और अब तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि कोई यहाँ से बचकर नहीं जाता। हे भगवान, अब तक हम इस बुढ़िया के साथ टहल रहे थे। तुमने रवि को मार दिया। और अब तुम्हारी बारी है। नए शिकार आ गए। बुढ़िया अचानक उस पर झपट पड़ती है। हितेंद्र ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया ने एक ही झटके में हितेंद्र की गर्दन तोड़ दी। ये मंजर देखकर उस लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस बुढ़िया ने उसे अपनी चोटी में लपेट लिया और उसका गला घोंट दिया। दूसरी तरफ हितेंद्र के पिता मनोज और कुछ गांव वाले जंगल में उनकी तलाश कर रहे थे और वो आखिर उस जगह पर पहुंचे जहां पर उन दोनों की लाश पड़ी थी। मेरा बच्चा, आए, मेरा बच्चा। अचानक गौरव को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वो मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। डरते हुए वो वापस कार में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन कार के सारे दरवाजे अचानक लॉक हो जाते हैं। ये क्या? दरवाजे लॉक कैसे हो गए? गौरव, ये क्या हो रहा है? दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। अचानक कार बिना किसी ड्राइवर के अपने आप चालू हो जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। गौरव चिल्लाते हुए कार के पीछे भागता है। कार की स्पीड बढ़ने लगती है। रुको, अरे कार रोको, अरे कोई कुछ करो, तरुण, सविता। लेकिन कार सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। अंधेरी रात थी। गौरव अपनी पत्नी सविता और बच्चों के साथ सविता के भाई के घर से लौट रहा था। उसके भाई का घर दूसरे शहर में था, इसलिए अभी उनको अपने घर पहुंचने में कम से कम 2 घंटे और लगने वाले थे। गौरव को रास्ता भी नहीं मालूम था, तो वो गूगल मैप के सहारे आगे बढ़ रहा था, पर तरुण मैप देखने के बजाय गेम खेलने में लगा हुआ था। तरुण, तरुण, तरुण। हाँ हाँ पापा। हाँ के बच्चे, क्या कर रहा है? इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ। तुझसे मैप देखने को कहा था ना। गेम तो तू घर जाकर भी खेल सकता है। अभी मैप देख ले सही से, वरना हम लोग घर नहीं पहुँच पाएंगे। अरे आप उसे डांट क्यों रहे हो? देख तो रहा है ना वो। तरुण बेटा, बता दो किधर जाना है। लेफ्ट। गौरव के डांटने के बावजूद तरुण गेम खेलना बंद नहीं करता, बल्कि वो गेम और मैप के बीच स्विच करके रास्ता बताता रहता है और इसी जल्दबाजी में वो एक गलत मोड़ बता देता है और वो उनका आखिरी मोड़ था, क्योंकि उसके बाद कोई मोड़ नहीं आता। लेफ्ट या राइट? राइट।
वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था, जहां गहरी चुप्पी थी। सिर्फ कार के इंजन की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उनके फोन के नेटवर्क अचानक गायब हो गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदे शीशे पर थप थप करके गिर रही थी, जिससे सामने देख पाना मुश्किल हो रहा था। गौरव, ये मौसम अचानक इतना अजीब कैसे हो गया? हाँ, बड़ी अजीब बात है। अभी तो आसमान में एक भी बादल नहीं था, और ये क्या? क्या हुआ? सामने देखो, ये रास्ता कितना सीधा है, कहीं कोई एक भी मोड़ नहीं। तरुण, जरा चेक कर बेटा कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। पर पापा, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा पापा। ये रास्ता बहुत अजीब है। वो लोग अभी समझ भी नहीं पाए थे कि ये क्या हो रहा है। तभी कार में पेट्रोल खत्म होने का साइन दिखने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आज ही पेट्रोल फुल करवाया था। अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा। पापा, कार के बाहर देखिए, यहाँ हर तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं। ये कैसी जगह है? मम्मी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो सब कार से बाहर निकलते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन कहीं भी किसी इंसान या जानवर का कोई निशान नहीं था। चारों ओर सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घने अंधेरे का पहरा था। अचानक बिना किसी वजह के कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उसमें से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। गौरव, ये रेडियो ये खुद कैसे चालू हो गया? मुझे नहीं पता, ये सब बहुत अजीब है। सब वापस कार में बैठो। वो लोग वापस कार में बैठते हैं और रेडियो बंद करने की कोशिश करते हैं। रेडियो एक ऐसी आवाज के साथ बंद होता है जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम लोग वापस नहीं जा पाओगे। ये क्या था? हे भगवान, ये क्या चल रहा है? वो लोग रेडियो की बात समझ पाते इससे पहले ही अचानक कार के हर शीशे पर हाथों के निशान बनने लगते हैं, जैसे कोई बाहर से कार को छू रहा हो। गीली मिट्टी के निशान धीरे धीरे हर ओर छा जाते हैं, मानो सैकड़ों हाथ उनकी ओर बढ़ रहे हों। मम्मी, मम्मी, ये क्या हो रहा है? पापा, जल्दी चलो यहाँ से, प्लीज पापा, प्लीज। गौरव, हमें यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। मगर कैसे? कार में पेट्रोल नहीं है और बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। गौरव ने तय किया कि वो कार के बाहर उतरकर देखेगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। नहीं नहीं, आप अभी बाहर मत जाओ। आप बाहर मत जाओ। तुम शांत रहो, मुझे देखने दो। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बारिश के बीच बाहर कदम रखा। बाहर सिर्फ घना अंधेरा और बारिश की तेज बौछारें थीं, जिससे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अचानक उसे लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वो मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। डरते हुए वो वापस कार में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन कार के सारे दरवाजे अचानक लॉक हो जाते हैं। ये क्या? दरवाजे लॉक कैसे हो गए? गौरव, ये क्या हो रहा है? दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। अचानक कार बिना किसी ड्राइवर के अपने आप चालू हो जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। गौरव चिल्लाते हुए कार के पीछे भागता है। कार की स्पीड बढ़ने लगती है। रुको, अरे कार रुको, अरे कोई कुछ करो, तरुण, सविता। लेकिन कार सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है, फिर खुद ही उल्टी दिशा में पीछे हटती है। गौरव थका हुआ और घबराया हुआ कार के पास पहुंचता है और अंदर झांकता है, जहां सविता, तरुण और टीना घायल और सहमे हुए बैठे थे, और वो कार में बैठ जाता है। तुम लोग ठीक तो हो? पापा, ये सब मेरी गलती है। मैंने गेम के चक्कर में गलत मोड़ बता दिया था। हाँ, बहुत अच्छा किया। अब देखो कहाँ फंसे हैं हम सब तुम्हारी वजह से। अरे अभी उसे मत डांटिए। इस वक्त बस हमें सही रास्ता ढूंढने की जरूरत है। गौरव ने फिर से कार स्टार्ट की और वापस जाने की कोशिश की। अजीब बात यह थी कि जैसे ही इस बार उसने गाड़ी चलाई तो कार का पेट्रोल फिर से फुल हो चुका था। यहाँ से जल्दी चलिए पापा। हाँ, जल्दी। गौरव ने फौरन कार चलानी शुरू की और वापस उस तरफ चल निकला जहां से वो लोग आए थे।
लेकिन तभी कार के ब्रेक्स ने काम करना बंद कर दिया और कार की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके सामने बार बार वही रास्ता आ रहा था। वहां का नजारा ऐसा था जैसे मानो वो लोग किसी भूल भुलैया में फंस गए हों। अब हर बार यही कैसे आ जा रहे हैं? पापा, क्या हम कभी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे? इतना जैसे काफी नहीं था कि रेडियो एक बार फिर से चालू हो गया। मुझे इस रेडियो की आवाज से बहुत डर लग रहा है। गौरव की कोशिशों के बावजूद कार लगातार उसी दिशा में घूमती रही जैसे उन्हें कोई अदृश्य शक्ति रोक रही हो। पर तभी अचानक कार को जोरदार झटका लगा, क्योंकि वो जाकर एक बोर्ड से टकरा गई। कार के रुकने से वो लोग घबराकर बाहर उतरे। ये सब क्या हो रहा है? हम कहां फंस गए हैं? तभी तरुण की नजर अपने मोबाइल पर गई और उसे हैरानी हुई कि उसमें अचानक नेटवर्क आ गया था। उसने तुरंत गौरव को दिखाया। गौरव ने एक आखिरी उम्मीद से सविता के भाई वरुण को फोन मिलाया। हेलो वरुण, अरे यार तुम। अरे जीजा जी, आप लोग 1 साल से कहाँ हैं? क्या 1 साल? हम तो बस 1 घंटे से ही बाहर हैं, बस यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं तो आप लोगों को 1 साल से ढूंढ रहा हूँ। पता चला आप उस जगह गायब हुए जहाँ भटके मुसाफिर गायब होते हैं। लोग कहते हैं कि उस जगह कोई पोर्टल है जो लोगों को किसी और दुनिया में ले जाता है। अब समझ में आया कि वो अलग दुनिया नहीं, अलग समय में ले जाता है। गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो रात उन्हें बस 1 घंटे की लग रही थी, असल में वो 1 साल बीत चुका था। कोई मदद लेकर आओ प्लीज। जीजा जी, मैं आप लोगों के लिए कोई मदद नहीं भेज सकता। आप लोग अब अलग समय में हैं। गौरव ने फोन रख दिया, ये सब जानकर जैसे वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। उसने फैसला किया कि वो इस जगह से हर हाल में बाहर निकलेगा। उसने कार को पूरी स्पीड से दौड़ाना शुरू किया और सब लोग दहशत में बैठकर उसकी इस कोशिश को देख रहे थे। लेकिन तभी उनकी कार सामने से आती एक कार से टकरा गई। वो चारों इस हादसे में मारे गए। हालांकि सामने से आने वाला आदमी किसी तरह से बच गया। ये क्या था? हे भगवान, बचा लो मुझे। वो जान बचाने के लिए तेजी से पीछे की ओर भागने लगा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन बहुत दूर दौड़ने के बाद उसने पाया कि वो फिर उसी जगह पर लौट आया था जहां कार का हादसा हुआ था। अब वो भी उसी जगह पर फंस कर रह गया था। अजय लाइट ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी सारे लाइट्स बंद हो गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। अजय, जल्दी से कुछ करो। तभी एक पल में लाइट वापस आ गई, लेकिन दोनों के होश उड़ गए। उनके कमरे का हाल पूरी तरह से बदल चुका था। बिस्तर उल्टा पड़ा था, अलमारी गिर चुकी थी और कुर्सियां टूटी पड़ी थीं। ये सब कैसे हुआ? हम तो यहीं थे, फिर ये सब कब हुआ? अजय, ये घर ठीक नहीं है। पर क्या वो लोग भाग पाएंगे? आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। आज अजय और मीरा अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे, जो उन्हें उनके डीलर दोस्त रमेश ने दिलवाया था। थैंक यू सो मच रमेश, तूने इतना बढ़िया घर इतने सस्ते में दिला दिया। अरे अजय, दोस्त को थैंक यू बोल रहा है, पागल है क्या? नहीं, पर सच में यार, तूने हमारी बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर दी। अच्छा चलो, आप लोग आराम करो, मैं चलता हूं। रमेश चला गया और अजय और मीरा टीवी देखने लगे। टीवी देखकर उन्होंने रात का खाना खाया और सोने के लिए अपने बेडरूम में चले गए। मीरा, ये घर कितना शांत और सुकून से भरा है ना? हाँ बिल्कुल, रमेश भाई साहब ने वाकई बहुत अच्छा घर दिला दिया। दोनों बिस्तर पर लेटे अभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें टीवी की आवाज सुनाई दी। अरे, हमने टीवी तो बंद कर दिया था ना? हो सकता है भूल गए होंगे, रुको मैं देखता हूँ। अजय उठकर लिविंग रूम में गया, जहाँ टीवी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने देखा कि टीवी चालू है, लेकिन उसे याद था कि उसने इसे बंद किया था। उसने रिमोट से टीवी दोबारा बंद किया और वापस बेडरूम में लौट आया। पता नहीं अपने आप कैसे ऑन हो गया। हो जाता है कभी कभी, टेक्निकल ग्लिच होगा। चलो आप सो जाओ।
दोनों फिर से सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से टीवी की आवाज सुनाई देने लगी। अजय फिर से उठकर लिविंग रूम में गया। गैर मौजूदगी में कोई और भी आता है। इस बार जब उसने टीवी बंद करने की कोशिश की तो टीवी अपने आप फिर से चालू हो गया। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। टीवी पर बहुत सारे चैनल अपने आप बदलने लगे और स्क्रीन पर अजीब अजीब तस्वीरें आने लगी। ये क्या हो रहा है? टीवी बंद नहीं हो रहा है और ये देखो टीवी पर आ क्या रहा है? तभी अचानक टीवी से एक बहुत ही डरावनी आवाज आई और अजय ने घबराकर टीवी का प्लग ही निकाल दिया और तब जाकर टीवी बंद हुआ। वो दोनों सहमे हुए तेजी से कमरे में लौट आए। दोनों बिस्तर पर लेट गए, लेकिन एक अजीब सा डर उनके दिल में बैठ चुका था। अगली सुबह जब मीरा की आंख खुली तो उसने पाया कि अजय बिस्तर पर नहीं है। उसने अजय को आवाज दी तो बाथरूम से उसकी आवाज आई, मैं बाथरूम में हूँ, अभी आता हूँ। अच्छा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, लेकिन अजय बाथरूम से बाहर नहीं आया, बल्कि वो कमरे के बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया। तुम बाहर से कैसे आ रहे हो? तुम तो बाथरूम में थे ना? क्या बकवास कर रही हो मीरा? मैं तो अभी नीचे से आया हूँ। मीरा का गला सूख गया और वो आगे कुछ नहीं बोल पाई। उसके बाद वो लोग फ्रेश होकर नाश्ता करने बैठ गए। दोनों ने नाश्ता खत्म किया और पड़ोसियों से मिलने पहुंचे। नमस्ते, हम यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं, आप आइए हमारे घर। ना ना ना, माफ कीजिए, आज बहुत काम है। अजय और मीरा को उनका बिहेवियर बहुत अजीब लगा। उन्होंने उसे इग्नोर किया और दूसरे पड़ोसी के पास चले गए। नमस्ते, हम आपके नए पड़ोसी हैं। चाय पीने आइएगा, इसी बहाने जान पहचान भी हो जाएगी। जी जी जरूर, पर अभी तो मैं बैंक जा रहा हूँ। अजय और मीरा को ये थोड़ा अजीब लगा। लगातार सभी पड़ोसी कोई ना कोई बहाना बना रहे थे और वो बहाने भी बिल्कुल बनावटी लग रहे थे। क्या ये लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं? पता नहीं, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों ने इस बात को नजरअंदाज किया। फिर अजय घर के लिए एक काम वाली ढूंढ कर लाया। ये घर? हाँ, ये घर। ऐसे क्यों चौंक रही हो? काम वाले की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। अचानक वो पीछे हटने लगी। मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। अरे क्या हुआ? क्यों नहीं? मुझे जाने दो, मैं कहीं और काम कर लूंगी, लेकिन इस घर में नहीं। पर क्यों? तुम बताओ तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? काम वाली कुछ नहीं बोली, बस डर के मारे भागती चली गई। जाते जाते वो बस एक ही बात बुदबुदा रही थी। न जाने ये लोग इस घर में कैसे रह रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, इन्हें डर नहीं लगता क्या? ये सब क्या हो रहा है? इस घर में ऐसा क्या है जिससे सब डर रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे भी कुछ अजीब महसूस होने लगा है। उसी रात की बात है। वो लोग अभी समझ भी नहीं पाए थे कि क्या करना चाहिए। दोनों हॉल में कुछ काम कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। तभी उनके कानों में एक तेज और साफ आवाज गूंजी। मम्मी, पापा। अजय, ये किसकी आवाज थी? पता नहीं, चलो देखते हैं। दोनों घबराते हुए तुरंत अंदर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं है। यहाँ तो कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? दोनों हैरान थे, पर उससे भी ज्यादा डरे हुए थे। और तभी अचानक घर की सारी लाइटें जलने बुझने लगी। अजय लाइट चेक करने लगा। अजय, ये क्या हो रहा है? लाइट्स ऐसे क्यों कर रही हैं? ये लाइट्स ब्लिंक क्यों कर रही हैं? मैं देख रहा हूँ, शायद कोई फॉल्ट हो गया होगा। अजय लाइट ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। मीरा की धड़कनें तेज हो गईं। तभी एक ही पल में लाइट वापस आ गई, लेकिन जैसे ही लाइट आई दोनों के होश उड़ गए। उनके कमरे का हाल पूरी तरह से बदल चुका था। बिस्तर उल्टा पड़ा हुआ था, अलमारी गिर चुकी थी और कुर्सियां टूटी पड़ी थी। ये सब कैसे हुआ? हम तो यहीं पर थे, फिर ये सब हुआ कब? अजय, ये घर ठीक नहीं है। यहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। चलो यहाँ से। अजय और मीरा अब हद से ज्यादा घबरा चुके थे। वो तुरंत घर से बाहर भागे। चलो मीरा, जल्दी भागो। इस घर में हम और 1 मिनट भी नहीं रुक सकते।
जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक लोगों के रोने की आवाज आने लगी। उनकी सांसें थम गई और दोनों चीखने लगे। वो लोग जैसे तैसे घर से बाहर आए। दोनों पास के घरों की ओर भागे और एक पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी। अरे क्या हुआ? आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? भाई साहब, हमारे घर में कुछ बहुत बुरा हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्या है वहाँ। अरे आपने वो घर लिया ही क्यों? आपको पता नहीं है क्या कि वो घर कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है? उसे शैतान का घर कहा जाता है। वहाँ कोई नहीं रह सकता। आपके डीलर ने आपको बताया नहीं क्या? अजय ने तुरंत रमेश को फोन लगाया, लेकिन फोन उसके असिस्टेंट ने उठाया। अजय ने उसे पूरी बात बताई और रमेश से बात कराने को कहा, लेकिन उसके बाद जो उसने कहा उससे अजय का खून खौल उठा। सर, रमेश सर तो अभी एक मीटिंग में हैं, पर उनको इस घर के बारे में सब पता था। लेकिन रमेश ने ऐसा क्यों किया, ये तो मुझे नहीं पता। ये सुनकर अजय और मीरा को समझ में आ गया कि रमेश ने जानबूझकर उन्हें इस घर में फंसाया था। लेकिन क्यों? यही जानने के लिए वो दोनों रमेश के घर की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंचे, एक अजीब सी ताकत ने उन्हें अंदर वापस खींच लिया। नहीं! और उस घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा था। अचानक एक रोशनी हुई। ऐसा लगा जैसे सामने कोई मशाल लिए खड़ा है। अजय और मीरा ने वापस भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। अजय, कुछ करो! ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? खुल जा! लेकिन इतने में वो मशाल उन तक पहुंच गई। वो किसी के हाथ में नहीं, बल्कि हवा में थी। अजय और मीरा कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो मशाल अचानक जमीन पर गिर पड़ी और फ्लोर पर आग लग गई। धीरे धीरे आग पूरे घर में फैल गई। अजय और मीरा ने बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाए। कुछ देर उनकी चीखें हवा में गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया और वो घर फिर पहले जैसा हो गया, एक नए शिकार के लिए तैयार।